नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट होकर गठबंधन कर लें। इसके बावजूद बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रवि किशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को योग करना चाहिए। सबके सच बताएंगे। अब ये सब स्टेटमेंट क्यों निकल रहा है ना, जब इनको जमीनी सच्चाई मालूम होगी कि बहुत बुरी तरह से सपा हारने जा रही है, तो ये सारी बातें करके हवाबाजी है। उनको भी पता है कि अब देखो, उन लोग आपस में जुड़े, मिले ना मिले वो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ, क्योंकि जमीन पर घूमता हूँ, जमीन का आदमी हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग ऐतिहासिक जीत की तरफ 2017 को रिकॉर्ड डाकने जा रहे हैं। बाकी इन लोग आपस में मिले ना मिले, अरे लोग कुल आ जाए, हम क्या कहते, बगल के देश से भी आके सब लोग जुड़ जाओ, तब वो मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी की सरकार यहाँ आ रही। कुल अगल बगल के देश से भी ले आओ, सब गठबंधन करना। किए थे ना इंडी गठबंधन, देख लिया बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, देख लेला ना। ये जनता ना इस वक्त एकदम आक्रोशित है, और जनता के मालूम बा कि भाई हमको योगी सरकार खत्म, योगी सरकार। रायबरेली में मोदी सरकार के 12 साल और योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक भव्य औद्योगिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि एवं उद्यान संबंधित योजनाओं की जानकारी दी है। 3 मंडलों के 8 जिलों से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने इस गोष्ठी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने 105 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उद्यान विभाग की सेवा करने का अवसर दिया और राज्य की बगिया को सजाने का जो हमें दायित्व दिया है, उसे मैं अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें किसान तैयार करें, इसका हर संभव प्रयास कर रहा हूं। राज्य का उद्यान विभाग भारत की पावन माटी में, उत्तर प्रदेश की पावन माटी से जो भी तैयार करता है किसान, उसे प्रसंस्कृत कराए जाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह की सब्सिडी देता है। मैं आमंत्रित करता हूं राज्य के किसानों को कि वाएं और उद्यान विभाग के सहयोग से प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करें, जिससे मूल्य संवर्धन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, तो हमारे किसानों को ज़्यादा उपज मिल पाएगी। ऐसे ही रायबरेली जनपद में मैंने बहुत सारे नए काम किए हैं, जैसे शहद का उत्कृष्टता केंद्र। हमारा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन का केंद्र है, और उसमें मैं शिवगढ़ को, मैंने रायबरेली जनपद का एक ब्लॉक है जहां 10.5 करोड़ रुपए की लागत से शहद उत्कृष्टता केंद्र का इसकी स्थापना की। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे रायबरेली में शहद का अच्छा उत्पादन होगा, गरीब परिवारों को इससे अच्छी आय होगी और हमारा किसान समृद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने रीनीट परीक्षा के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कोटा जाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ही राजनीति करने से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामले पर भी जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के बयानबाजी करते हैं, जबकि केंद्र सरकार नीट परीक्षा की खामियां दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। देखिए, राहुल गांधी कोटा जाए, देश में जाए, बहुत अच्छी बात है, और वो ज़्यादातर विदेश जाते हैं, अच्छा कोटा जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और देश के लिए कुछ, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, ये विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसमें उनका भी सहयोग रहे। क्योंकि जब भी इस देश पर आपदा आई है, चाहे सरकारें किसी की रही है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है, हमेशा उन्होंने देश हित में काम किया। तो राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। अब उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं है, वो अनगर बयानबाजी कर रहे हैं। छात्रों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर सरकारें ना सुने तो फिर आवाज बुलंद कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ, वो कोटा जा रहे हैं। राजस्थान में 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, 17 दफे पेपर लीक हुए वहाँ, उसका वो जवाब दे। यह हालत है, 18 से 23 में नौजवान राजस्थान के ठगे गए और छले गए।
जिन्होंने अपनी जमीन जेवर गिरवी बेचकर उन्हें पढ़ाई करी और 5 साल वो पछताते रहे। तो राहुल गांधी जी पहले इसका जवाब देके फिर कोटा। और कानपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने परमट मंदिर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद पर कहा कि यूपी सरकार को जो है एसआईटी जांच से यह सच सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगा दिए कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे आज वो इस मुद्दे पर राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, निवेदन किया है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने सदा राम भक्तों पर अत्याचार किए, राम भूमि आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो तब भी कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो आज भी केवल राजनीतिक रोटियां हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने निषाद समाज के आरक्षण मुद्दे को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि आरक्षण दिलाने के नाम पर संजय निषाद पिछले 4.5 साल से सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन निषाद समाज को अब तक आरक्षण नहीं मिला। मुकेश साहनी ने कहा कि अभी भी 6 महीने का समय है। डॉक्टर संजय निषाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाकर समाज की उसका अधिकार दिलाना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए 7 साल हो चुका है, 3 चुनाव आज भाजपा के साथ है, 2 लोकसभा में, 1 विधानसभा में, ये चौथा चुनाव उनका भाजपा के साथ होगा। अभी भी हम बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करते हैं, हमने कहा भी है कि 6 महीने का समय मैं आपको देता हूं, 6 महीना भाजपा के साथ रहिए। 4.5 साल से तो आप सरकार में मलाई खा रहे हैं और आप 6 महीना और खाइए और वहां पे अपना प्रेशर बनाइए, मोदी जी योगी जी को डराइए और अपने समाज को आरक्षण दिलाइए। अगर आरक्षण आप दिला देते हैं तो हमारा पूरा समर्थन हम आने वाला समय में डॉक्टर संजय निषाद जी को देते हैं। यदि अगर आरक्षण नहीं देता है तो आप उस कुर्सी को लात मारिए, अपने भाई के साथ आइए और मैं आपके साथ खड़ा होता हूं और मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी से बात करके हम इंडिया गठबंधन में आपको स्वागत करते हैं। जितना सीट पिछली बार मोदी जी योगी जी दिए उससे अधिक सीट हम दिलाते हैं और मजबूती से इंडिया ब्लॉक में आके लड़ाई लड़िए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्णय है कि आने वाला समय में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। ये जो 50% का आरक्षण का दीवार है उसको तोड़ेंगे। जिस जाति जिस समुदाय को जितना संख्या है उनको हम उतना आरक्षण देंगे। हमें आने वाला समय में राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आप इधर आइए, यहाँ से लड़ाई लड़िए। अगर आरक्षण अगर नहीं देता भाजपा तो आप वहां पे हैं तो इसका मतलब हम मानते हैं कि आप सरकार सत्ता में खाली पावर के लिए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग आने वाले समय में 2 नवंबर के बाद हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। पहले तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई वो निर्णय ले कि वो दुश्मन के साथ खड़ा रहना चाहता है कि अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहता है, या समाज के लिए जो सपना समाज को दिखाया था आरक्षण दिलाना, वो आरक्षण दिला पाते हैं तो वहां पे रहे, नहीं दिला पाते तो हमारे साथ। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। साथ ही 2027 चुनाव, मतदाता सूची और पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उनके संरक्षण में ये सब काम किया जा रहा है और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इसमें पूरी कार्रवाई होने के। सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इससे भी है कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके
जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों ने जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेचते हैं 10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके योजना में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी कॉरिडोर का काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए तो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दान राशि गड़बड़ी प्रकरण में चर्चा के केंद्र में आए रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा जो प्रचार भ्रामक और निराधार है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि वो लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं और उन्होंने दावा किया कि साल 2008 में खरीदी गई जमीन और 2015 में बने मकान का खर्च मानदेय, ऑटोमोबाइल व्यवसाय और किराए की आय से यह पूरा किया गया है। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा राम जन्मभूमि न्यास से, इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहां कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। प्रतापगढ़ के कुंडा में इस साल नवंबर माह में भव्य श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। बेंती राज भवन की हवाई पट्टी ग्राउंड पर 17 से 20 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का वाचन भी करेंगे। इस दौरान 2 दिन दिव्य दरबार का भी आयोजन होना है। वहीं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है उनकी पार्टी का पूरा परिवार इस कथा को जजमान है और साथ ही सभी श्रद्धालुओं को कथा में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। 17, 18, 19 और 20 नवंबर को श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार की श्री राम कथा का आयोजन बेती में है। इस विशाल कार्यक्रम के आयोजक जनसत्ता दल परिवार के सभी सदस्य हैं और पूरा जनसत्ता दल इसका जजमान है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से, आपके श्रोता, आपके पाठक जहां जहां तक
ये संदेश जाए। सभी लोगों को सादर सस्नेह आमंत्रण है और सुमधुर श्री राम कथा का श्रवण करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री राम कथा के साथ ही साथ 2 दिन इसी में दिव्य दरबार भी लगेगा, जो कि आप लोग जानते हैं दिव्य दरबार का भी आयोजन होता है। तो यही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए और समस्त जिले की इच्छा थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पधारें और उनसे जब वार्ता हुई तो उनकी भी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तो ये बड़ा सुखद संयोग रहा। तो आगामी 17, 18, 19 और 1 दिन और उनसे बढ़वा लिया गया है। कृपा पूर्वक उन्होंने 20 का भी दिन दे दिया है। 20 को जो कथा होगी वो सुबह 10 से 2 होगी, पहले टाइम होगी। और फर्रुखाबाद में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी नेता और कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव लाल टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें जालीदार टोपी ना पहननी पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि अखिलेश यादव की हिंदू समाज में इतनी आस्था है तो उन्हें मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा दिए और कहा कि अगर हिंदू समाज बढ़ गया तो देश को फिर विभाजित जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देखो, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में आज यह विकसित भारत संकल्प सम्मेलन हमारे हर जनपद में हो रहे हैं, तो उसी क्रम में फर्रुखाबाद आना हुआ था। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियां पिछड़ा वर्ग के कल्याण और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े, वंचित और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। चुने हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो गिनती में लेना चाहते हैं, मगर पूरा देश जानते हैं। उसके अलावा आज देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास 140 करोड़ लोग जता रहे और विश्वास के माध्यम से मोदी जी ने 12 साल प्रधानमंत्री के नाते विकास, विरासत और जन कल्याण योजना लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के अलावा आज 22 राज्यों में आज हमारा एनडीए सरकार, कई राज्यों में हमारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत को लेकर हमारे कांग्रेस या विपक्ष बार बार वो वोट चोरी के बारे में, कभी ईवीएम के ऊपर निंदा करते हैं। अभी इस बीच में और राज्यसभा चुनाव हारने के बाद सीट चोरी के बारे में नया बयान देना अभी शुरू करें। सीट चोरी के बारे में जब ये बात करते हैं तो उनको सोचना पड़ेगा, ये सीट चोरी तो आज़ादी के बाद पहले नेहरू जी ने, कांग्रेस ने ही सीट चोरी किया। देवरिया के सुरोली निवासी शिवानंद चौरसिया की विदेश में मौत के मामले को लेकर अब सियासत और भी तेज हो गई है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवानंद के शव को जल्द भारत लाने और पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। इस दौरान जिलाधिकारी से मुलाकात को लेकर प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच थोड़ी देर बहस भी हुई है।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया में या नियमितताओं के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आर्थिक शोषण के भी आरोप हैं। कर्मचारियों का दावा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई है, वेतन वापस लिया गया और ब्लैंक चेक तक साइन करवाए गए हैं। शिकायत लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कई घंटे इंतजार के बाद भी उनकी परिवहन आयुक्त से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक पदाधिकारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता मोहम्मद शरीफ का यह आरोप है कि गौ तस्करी के एक मामले का विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया। बीजेपी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी है। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के नेता को अब जान से मारने की धमकी मिली है और जिसको लेके मऊ अहमद थाने में वो तहरीर देने पहुंचे हैं। फिलहाल हम बात कर लेंगे। ये बताइए किस तरह से आपको धमकी मिली, क्या मामला है? मामला एक असलम नाम के व्यक्ति है जो मेरे गांव का ही निवासी है और वो गौ तस्करी का काम करता है, जिसका रानीगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है। उसको ये लगा कि मुझे जानकारी हो गई, तो मुझको रात में 9 बजे जो है 9 तारीख को रात में 10 बजे ये रामफल किनारे के पास रोका और उसके बाद मुझको मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दिया, कट्टा सटा दिया। उसको हमने तहरीर दिया मुकदमा लिखने के लिए। आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की हो जाएगी। तो क्यों लगता है ऐसा कि वो किस तरह के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने धमकी दी? असलम जो है बालू माफिया है और गौ तस्करी का काम करता है। उसके पास कोई अपना बिजनेस नहीं है, दूसरे का जो है ये लूट घसोट आपराधिक मामला दर्ज है। असलम है और काकात इमरान है, ये सब देलूपुर थाने के जो है अपराधी हैं। इसी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के ये नेता हैं जिनको धमकी मिली है और सीधे से इनका आरोप है कि जो गौ तस्कर हैं, बालू माफिया हैं, उनके काम में बाधा आती इनके संज्ञान में आया, जिसको लेकर अब इन्हें धमकी मिल रही है, जिसकी तहरीर इन्होंने मऊ अहमद थाने में आज दी है। अब फिलहाल देखना होगा इन पर आगे किस तरह की अपराधियों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि भाजपा नेता ही को अब जब खतरा महसूस हो रहा है तो आप सोच सकते हैं। फिलहाल अब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और उनको अपराधियों को पुलिस किस तरह से सलाखों के पीछे भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।